एक पुराना घर था, मिट्टी की दीवारों से बना हुआ, जहाँ सुबह की धीमी किरणें धीरे धीरे फैल रही थीं। आंगन में झनक बैठी थी। उसकी माँ नूतन और पराशर उसके साथ थे, लेकिन तीनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। झनक का चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों में नमी और माथे पर पसीना। तेज बुखार ने उसके शरीर को थका दिया था, लेकिन मन की थकान उससे कहीं गहरी थी। नूतन, जो हमेशा अपनी बेटी की हल्की आहट से भी अपनी हालत पहचान लेती थी, उसकी धीरे से उसकी तरफ झुकती है और पूछती है, बेटा, तू इतने दिन से ससुराल में थी, दामाद बाबू ने तेरा ध्यान रखा ना? कोई तकलीफ तो नहीं दी? तेरे ससुराल वाले कैसे हैं? सब ठीक तो है? जनक कुछ पल चुप रहती है, मानो उसके भीतर का तूफान इस सवाल के जवाब में ही बंधा हो। फिर धीमे स्वर में कहती है, माँ, सब ठीक था। ससुराल में सब ने बहुत प्यार दिया, दादी ने देखभाल की, सासू माँ ने मेरे लिए खाना बनाया और ऋषि ने भी। लेकिन उसकी आवाज़ में वो गर्मजोशी नहीं थी जो एक सुखद ससुराल के अनुभव में होती है। पराशर, जो झनक को बचपन से जानता है, उसकी आंखों में छुपे दर्द को महसूस कर लेता है। वह गंभीर हो उठता है, झनक, सच सच बता, कुछ गलत हुआ है क्या? हम तेरा परिवार हैं, तू हमसे मत छुपा। उसकी यह बात सुनकर झनक का सब्र टूट जाता है। बुखार की हालत में कांपती आवाज में वह टूटकर सब कह देती है, माँ, ऋषि ने मुझसे वादा किया था, कहा था कि वह मुझसे प्यार करता है, हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। वह अदिति के साथ मुझे छोड़कर चला गया। यह सुनकर नूतन और पराशर जैसे जड़ हो जाते हैं। नूतन फौरन अपनी बेटी को गले लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन वह माँ की तरफ हिम्मत दिखाते हुए कहती है, तूने सच बोला मेरी बहादुर बेटी, अब तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। पराशर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वह कहता है, ऋषि ने हमारी बेटी का दिल तोड़ा है, उसे बात करनी ही होगी, जवाब देना होगा। नूतन अपनी बेटी के माथे पर प्यार से हाथ फेरती है, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द साफ झलकता है। वह बुदबुदाती है, जनक, तूने हमेशा सबके लिए अच्छा किया है, फिर तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इस दर्द का जवाब शायद खुद जनक के पास भी नहीं था। वहीं दूसरी ओर जनक शहर के एक छोटे से कैफे में अदिति अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। माहौल सामान्य था, लेकिन अदिति का चेहरा गुस्से और आंसुओं से भरा था। उसके दोस्त हैरान थे। अदिति, तू इतनी परेशान क्यों है? ऋषि के साथ सब ठीक है ना? अदिति अपने गुस्से को रोक नहीं पाती और फट पड़ती है। ऋषि, उसने मुझे धोखा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगा। मैं उससे बहुत प्यार करती थी और उसने मुझे झनक के लिए छोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू झलकने लगते हैं और उसकी दोस्त सानिया उसे चुप करने की कोशिश करती है। तभी अदिति का फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर ऋषि का नाम देखकर अदिति और भी भड़क जाती है। वह फ़ोन उठाने से इनकार कर देती है, लेकिन सानिया का फ़ोन स्पीकर पर लगा देती है। फ़ोन से ऋषि की आवाज़ आती है, अदिति, प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन एक मौका दो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अदिति चीख उठती है, तुम्हें मुझसे बात करने का कोई हक नहीं है। तुमने मुझे और झनक दोनों को धोखा दिया है, अब क्या चाहते हो? फिर वह गुस्से में फ़ोन काट देती है। सानिया उसे सांत्वना देती है, लेकिन अदिति कहती है, उसने मेरा भरोसा तोड़ा है, जो किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। उधर गांव में जनक की हालत और बिगड़ रही थी। उसका बुखार बढ़ता जा रहा था और वह बार बार बेहोशी में ऋषि का नाम ले रही थी। नूतन और पराशर उसकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन झनक के शब्द उनकी आत्मा को झकझोर रहे थे। ऋषि, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम अदिति से शादी कर लो, पर मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। यह सुनकर नूतन की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह पराशर से कहती है, देखो, मेरी बेटी अब भी उसे ही सोच रही है जिससे उसका दिल तोड़ा। पराशर गुस्से में ऋषि को कॉल करता है, लेकिन ऋषि फ़ोन नहीं उठाता। इससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। यह आदमी जवाब देगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उसी गांव के कुछ लोग आते हैं जो झनक के साथ सफ़र करके आए थे। एक बुजुर्ग चाचा कहते हैं, नूतन, तेरी बेटी बहुत नेक है, रास्ते भर उसने सबका ख्याल रखा, हमें खाना खिलाया और कहा कि पैसे दामाद बाबू ने दिए हैं। नूतन एक फीकी मुस्कान देती है, लेकिन भीतर अपराध बोध से भर जाती है। वह झनक को गले लगाती है और कहती है, बेटा, तू बहुत मजबूत है, हम सब तेरे साथ हैं। कुछ दिनों बाद पराशर झनक को गांव के एक पुराने मकान में ले जाता है, जहां कभी नूतन रहा करती थी। घर में नमी, उदासी और पुरानी यादों की परछाइयां थी। दीवारों पर नूतन की पुरानी तस्वीरें टंगी थी और कमरे की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। पराशर एक पुराना ट्रंक खोलता है और उसमें से एक डायरी निकलकर झनक को देता है। यह तुम्हारी माँ की डायरी है, इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए। झनक कांपते हाथों से डायरी के पन्ने पलटती है। उसमें लिखा था कि कैसे अनिरुद्ध, जो उसका पिता था, ने नूतन पर आरोप लगाया कि झनक उसकी बेटी नहीं है। उसने पराशर का नाम लेकर नूतन को बदनाम किया और फिर दोनों माँ बेटी को ठुकरा दिया। डायरी में नूतन का दर्द झलक रहा था
कैसे उसने अकेले झनक को पाला, समाज के तानों को सहा और फिर भी कभी हार नहीं मानी। झनक की आंखें भर आईं। वह कांपती आवाज में पूछती है, क्या ये सच है? पराशर ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ बेटा, ये सच है। तुम्हारे जन्म से पहले ही अनिरुद्ध ने तुम्हें और नूतन को ठुकरा दिया था, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी कम नहीं समझा। उसी से तुम्हें वो प्यार दिया जिससे तुम आज इतनी मजबूत हो। जनक की आंखों से आंसू बहते रहे, पर आज उसकी आंखों में एक नई समझ, एक नई जिद और एक नई ताकत थी। जनक की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका दिल एक बार फिर किसी से अपने के छल से टूटा था। वह कांपती आवाज में कहती है, मुझे नहीं पता था माँ ने इतना कुछ अकेले सहा, और अब ऋषि भी। क्या मेरी किस्मत में भी सिर्फ धोखा ही लिखा है? उसके बगल में बैठे पराशर की आंखें गहरी चिंता से भरी थीं। वह उसका हाथ थामकर कहता है, तुम कमजोर नहीं हो सकती झनक, तुम नूतन की बेटी हो। तुम्हें अब सिर्फ सहना नहीं है, अपनी सच्चाई के लिए लड़ना होगा। तुम्हारी माँ ने अकेले समाज का सामना किया, तुम भी कर सकती हो। उधर शहर में ऋषि की हालत भी कुछ कम खराब नहीं थी। एक सुनसान पार्क में बैठा था। उसका चेहरा पछतावे और उलझनों से घिरा हुआ था। फोन बार बार उसके हाथ में आता, अदिति का नंबर डायल करता, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। उसके पास बैठा उसका दोस्त राहुल इसकी हालत देख रहा था। राहुल, ऋषि बुदबुदाया, मैंने सब बर्बाद कर दिया, झनक को धोखा दिया, अदिति को भी दुखी कर दिया, अब क्या करूं? राहुल गहरी सांस लेकर कहता है, गलती सब करते हैं ऋषि, अब तुम्हें तय करना होगा कि किसके साथ तुम्हारा दिल है, झनक या अदिति। ऋषि की उलझनें और गहराने लगी। झनक के लिए उसके दिल में अब भी कुछ था, लेकिन वह अदिति को पूरी तरह से खोना नहीं चाहता था। वह फैसला करता है कि पहले अदिति के घर के बाहर पहुंचता है। गेट पर खड़ी अदिति उसे देखकर चौंकती है, फिर उसका चेहरा गुस्से से भर उठता है। तुम यहाँ क्यों आए ऋषि? क्या मैंने साफ नहीं कहा था कि अब मुझसे बात मत करना? ऋषि झुककर गिड़गिड़ाता है, अदिति मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, मुझे एक मौका दो। अदिति बिना भाव के ठंडे लहजे में कहती, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो झनक से तलाक लो, तभी मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। उधर गाँव में पराशर और नूतन अब भी झनक के लिए चिंतित थे। उसी वक्त गाँव में कुछ लोग जमा हुए, जिनमें से कुछ बुजुर्ग चाचा कहते हैं कि बिटिया तू अपने दिल की सुन, लेकिन जिस इंसान ने सालों तक मुंह नहीं दिखाया उसे आज यूं ही माफ करना आसान नहीं। झनक की आंखों से आंसू आते हैं, पर उसकी आवाज में दृढ़ता है। मैं अब किसी के भरोसे पर नहीं जीऊंगी, ना ऋषि के ना अनिरुद्ध के। मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी। शहर में सानिया और अदिति के बाकी दोस्त एक प्लान बनाते हैं। सानिया कहती है, अदिति बस एक बार ऋषि से मिल लो, हो सकता है कोई हल निकल आए। अदिति अनिच्छा से मान जाती है और एक रेस्तरां में पहुंचती है। वह पहले से इंतजार कर रहा ऋषि उसे देखकर उठ खड़ा होता है। अदिति का चेहरा देखते ही उसकी आंखों में पश्चाताप झलक पड़ता है, लेकिन अदिति उसकी ओर देखते ही फिर से भड़क जाती है। या तुम यहाँ क्यों आए हो ऋषि? मैंने साफ कहा था कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। ऋषि फिर से वही शब्द दोहराता है, मुझे माफ कर दो अदिति, मैं सचमुच में तुम्हें और झनक दोनों को दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं खुद नहीं समझ सका कि वह कब मेरी भावनाएं उलझ गई हैं। अदिति कड़वी हंसी के साथ जवाब देती है, प्यार। तुम्हें प्यार का मतलब ही पता है? तुमने हमारे साथ खेला, अब तुम्हें फैसला करना होगा। अगर तुम्हें रिश्ता रखना है तो झनक से तलाक लो, यही मेरी आखिरी शर्त है। उधर गांव में झनक अब धीरे धीरे फिर से खुद को संजो रही थी। वह मंदिर जाती है, दिया जलाती है और मन ही मन प्रार्थना करती है, हे भगवान मुझे हिम्मत दे कि अब मैं अपने लिए जी सकूं। पराशर उसे गांव की पुरानी लाइब्रेरी में ले जाता है, जहाँ से ये अनिरुद्ध के बारे में कुछ और जानकारियाँ खोजने की कोशिश करते हैं। कुछ पुराने अखबारों में अनिरुद्ध के घोटाले और गलत कानूनों का जिक्र मिलता है। पराशर गहरी सांस लेकर कहता है, अब मुझे अतीत को पीछे छोड़ना होगा। झनक तू नूतन की बेटी है और तुझमें बह सकती है। झनक मुस्कुराती है, उसकी आंखों में एक नई चमक होती है। मैं अब किसी की बेटी या किसी की पत्नी की पहचान से नहीं जीऊंगी। मैं झनक हूँ और मैं अपनी पहचान खुद लिखूंगी, अपनी कहानी खुद लिखूंगी। वह गांव की औरतों के साथ मिलकर एक नई पहल शुरू करती है। एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोलने का सपना देखती है, ताकि गाँव की महिला आत्मनिर्भर बन सके। नूतन उसका साथ देती है और कहती है, बेटी तूने जो किया है उससे मुझे गर्व हुआ है। गाँव की झनक की मेहनत रंग लाने लगती है। औरतें अब खुद के लिए खड़ा होना सीख रही थी। एपिसोड का अंत एक नए ट्विस्ट के साथ होता है। पराशर और नूतन ऋषि के पिता से मिलने जाते हैं। पराशर गुस्से में कहते हैं, आपके बेटे ने हमारी बेटी की जिंदगी से खेला है, उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। ऋषि के पिता आंखें झुकाकर कहते हैं, मुझे अपने बेटे की गलती का एहसास है, मैं उससे बात करूंगा। लेकिन उसी गाँव के एक गाड़ी रुकती है और उसमें से उतरता है अनिरुद्ध। वह सीधे झनक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। झनक, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन अब मैं यह सब ठीक करना चाहता हूँ। झनक के चेहरे पर गुस्सा झलक पड़ता है। आपने माँ को धोखा दिया, मुझे
आपने माँ को धोखा दिया, मुझे कभी अपना नहीं समझा। अब आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं सब भूल जाऊं। आप मेरे लिए कुछ नहीं है। माहौल गर्म हो जाता है, गांव के लोग एकत्र हो जाते हैं, सबकी निगाह जनक पर है जो अब कमजोर नहीं। और अब सबके सामने कई सवाल हैं। क्या जनक अनिरुद्ध को माफ करेगी? क्या ऋषि अदिति को शर्त मानेगा? क्या जनक अपने लिए नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी? ये जानने के लिए बने रहिए जनक के अगले एपिसोड में, जहाँ सच्चाई और फैसलों और रिश्तों की नई परिभाषा लिखी जाएगी। क्या आपको लगता है जनक को ऋषि को माफ करना चाहिए या खुद के लिए एक नई राह चुननी चाहिए? क्या अनिरुद्ध को उसका अतीत भुलाकर माफी दी जा सकती है? कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।